क्या कुछ गिनती के अंक मतलब सिर्फ नंबर्स वाकई ब्रह्मांड के राज खोल सकते हैं? मशहूर आविष्कारक निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप 3, 6 और 9 की भव्यता को जानते तो आपके पास ब्रह्मांड की चाबी होती। क्या? ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसी दावे पर आधारित है 369 मैनिफेस्टेशन तकनीक, जिसे कई लोग दिमाग को साधने का एक शक्तिशाली सीक्रेट कोड मानते हैं। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारी स्रोत सामग्री के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये 369 वाकई कोई ब्रह्मांड का कोड है या फिर ये हमारे दिमाग को एक लक्ष्य पर टिकाने का एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक तरीका है। स्रोत में एक पुराने वैदिक सिद्धांत का भी जिक्र है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब जैसी आपकी नजर होगी वैसी ही दुनिया आपके लिए बनेगी। चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इसके पीछे के फलसफे को समझते हैं। इस पूरी तकनीक की नींव एक बहुत ही सरल विचार पर रखी गई है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में जीते हैं। हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारी आर्थिक हालत, ये सब परिणाम है, इफेक्ट है। लेकिन हम अक्सर उस असली कारण को, कॉज को नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य कारण आखिर है क्या? और स्रोत इसका जवाब बहुत सीधे सीधे देता है। वो कारण है हमारे अपने विचार। हमारे विचार? जी हाँ। इस फलसफे के मुताबिक हमारी जो बाहरी दुनिया है वो हमारे अंदरूनी विचारों का ही एक आईना है। अगर अंदर उथल पुथल है तो बाहर भी कियोस दिखेगा। अगर अंदर शांति है तो बाहर भी मौके नजर आने लगेंगे। और यहीं पे इस तकनीक का सबसे अहम औजार टूल सामने आता है, जिसे कहते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन, ये शब्द तो मैंने बहुत सुना है, पर क्या ये सिर्फ अच्छी बातें दोहराना है या इसका कोई खास तरीका बताया गया है? नहीं, इसका एक बहुत खास तरीका है। स्रोत के मुताबिक अफर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, ये एक तरह की मेंटल रीप्रोग्रामिंग है। मेंटल रीप्रोग्रामिंग? हाँ, ये वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में लिखे गए बहुत ही सरल और सकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे अगर कोई अच्छी सेहत चाहता है तो वो ये नहीं लिखेगा कि मैं अच्छी सेहत चाहता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि चाहने का मतलब है कि वो चीज अभी आपके पास नहीं है, ये कमी को दिखाता है। इसके बजाय अफर्मेशन होगा, मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर हूँ, धन्यवाद। अच्छा, ये धन्यवाद वाली बात दिलचस्प है। ऐसा क्यों है कि हर अफर्मेशन के अंत में ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता जोड़ने पर इतना जोर दिया गया है? क्योंकि कृतज्ञता से वो भावना पैदा होती है कि वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है। ओह अच्छा। ये आपके दिमाग को कमी वाली सोच से निकालकर बहुतायत वाली सोच में ले जाती है। जब आप किसी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप अवचेतन रूप से ये मान लेते हैं कि वो आपकी हकीकत का हिस्सा है, और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। आप सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे, आप उस हकीकत को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो विचारों को साधने का ये फलसफा तो समझ आता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कई दूसरी विचारधाराओं से मिलता जुलता है। लेकिन इस तकनीक का नाम 369 क्यों है? ये अंक कहां से आए? क्या ये सिर्फ ऐसे ही चुन दिए गए हैं या इनके पीछे कोई गहरा मतलब है? यही तो इस तकनीक का सबसे रहस्यमयी और अनोखा पहलू है। स्रोत के अनुसार ये अंक मनमाने नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के खास पैटर्न को दर्शाते हैं। ऊर्जा के पैटर्न? हाँ, शुरुआत करते हैं अंक 3 से। इसे ब्रह्मांड की जड़ यानी स्रोत या सोर्स से जुड़ा हुआ बताया गया है। आप दुनिया भर की संस्कृतियों में देखेंगी 3 का अंक बहुत शक्तिशाली माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में त्रिदेव का सिद्धांत है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारक। ये सृष्टि का पूरा चक्र है। हाँ, सही बात है। त्रिवेणी संगम का भी उदाहरण दिया गया है, जहाँ 3 पवित्र नदियां मिलती हैं। तो अंक 3 एक तरह से सृजन या शुरुआत का प्रतीक है। अच्छा, तो अंक 3 का मतलब हुआ सृजन। तो फिर 6 का क्या काम है? क्या वो इस सृजन को आगे बढ़ाता है? बिल्कुल सही सवाल। अगर 3 बाहरी दुनिया या ब्रह्मांड से जुड़ा है तो अंक 6 हमारी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा से जुड़ा है। आंतरिक शक्ति? हाँ, स्रोत इसे कई दिलचस्प चीजों से जोड़ता है। ज्योतिष में अंक 6 शुक्र ग्रह का है, जो प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का प्रतीक है। ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है कि ईश्वर ने 6 दिनों में ब्रह्मांड का निर्माण किया। और विज्ञान में भी कुछ है? बिल्कुल। विज्ञान की तरफ देखें तो जीवन का आधार माना जाने वाला तत्व कार्बन, उसका परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर भी 6 ही है। तो अंक 6 हमारी अपनी व्यक्तिगत शक्ति, हमारी भावनाओं और हमारी रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। कमाल है।
तो हमारे पास सृजन की ऊर्जा है जो कि 3 है, और उसे साकार करने की हमारी अपनी भीतरी शक्ति यानी 6। इस तर्क से तो 9 को किसी तरह का अंतिम चरण या परिणाम होना चाहिए। एकदम सही पकड़ा आपने। अंक 9 को समापन, पूर्णता और पुरानी चीजों से मुक्त होने का प्रतीक बताया गया है। ये हमें अतीत के बोझ, आत्मसंदेह और नकारात्मकता को छोड़कर आगे बढ़ने में मदद करता है। अच्छा। स्रोत इसके लिए बाइबल का उदाहरण देता है, जहां पवित्र आत्मा के 9 फलों 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट का जिक्र है, जैसे प्रेम, शांति, आनंद। ये एक तरह से मानवीय चेतना का उच्चतम स्तर है। तो ये तीनों अंक मिलकर एक पूरा चक्र बनाते हैं। विचार की उत्पत्ति 3, उसे अपनी ऊर्जा से सींचना 6, और फिर उसे हकीकत में बदलना और पुरानी बाधाओं से मुक्त होना 9। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे स्रोत इन अंकों की महत्व को साबित करने के लिए धर्म, विज्ञान और यहाँ तक कि ज्योमेट्री तक से तर्क उठाता है। जैसे स्रोत में एक वृत्त के 360 डिग्री का भी जिक्र है। आप 360 के अंकों को जोड़ें, 3 + 6 + 0 तो 9 आता है। बिल्कुल। उसे आधा करें तो 180, 1 + 8 + 0 वो भी 9, और उसका भी आधा करें तो 90, 9 + 0 वो भी 9। ऐसा लगता है जैसे ये अंक हर जगह है। हाँ, शायद असली मुद्दा ये नहीं है कि इन अंकों में कोई जादू है, बल्कि ये है कि ये प्रकृति और चेतना में बार-बार उभरने वाले पैटर्न हैं, और ये तकनीक हमें उस पैटर्न के साथ तालमेल बिठाना सिखाती है। ठीक है, तो हमने इसके पीछे का क्यों समझ लिया कि हमारे विचार ही हकीकत बनाते हैं, और 3, 6, 9 के रहस्य को भी देख लिया। लेकिन ये सब थियरी है। सवाल ये है कि कोई इसे अपनी सुबह की चाय के साथ अपनी जिंदगी में उतारे कैसे? स्रोत इसे लेकर क्या कोई ठोस एक्शन प्लान देता है? हाँ, और यही इस तकनीक की खूबसूरती है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये एक बहुत ही अनुशासित और व्यावहारिक प्रक्रिया है। अच्छा। स्रोत इसे 45 दिनों तक लगातार करने की सलाह देता है। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी इच्छा को जानना, पूरी तरह से स्पष्ट होना कि आप चाहते क्या हैं। स्पष्टता। हाँ, अस्पष्ट लक्ष्य काम नहीं करेगा। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ, ये बहुत वेग है। आपको उसे परिभाषित करना होगा। मैं एक ऐसी नौकरी चाहता हूँ जहाँ मुझे हर महीने X रुपए मिले और मैं अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल कर सकूँ। जितनी ज्यादा स्पष्टता होगी, आपके दिमाग को उतना ही साफ सिग्नल मिलेगा। और एक बार जब लक्ष्य तय हो गया, उसके बाद दूसरा कदम है विश्वास और कृतज्ञता। ये मानसिक तैयारी है। आपको ये मानना होगा कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है और आप उसके लायक हैं, और फिर उसके लिए पहले से ही आभारी महसूस करना, जैसे हमने अफर्मेशन में बात की थी। बिल्कुल। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि अगर आपके मन में गहरे बैठे संदेह हैं, तो आप कितनी भी बार लिख लें, आप अपनी ही ऊर्जा को ब्लॉक करते रहेंगे। सही बात है। और फिर आता है इस तकनीक का असली एक्शन वाला हिस्सा, लिखने की प्रक्रिया। यहीं पर 3, 6 और 9 का इस्तेमाल होता है। ये दिन भर में कैसे बटा हुआ है? ये एक 3 चरणीय दैनिक प्रक्रिया है। सबसे पहले सुबह उठने के ठीक बाद अपनी बनाई हुई अफर्मेशन को 3 बार लिखना है। 3 बार? हाँ। स्रोत कहता है कि इसके लिए एक अलग नोटबुक रखें, जिसे आप किसी और काम के लिए इस्तेमाल ना करें। सुबह का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग ताज़ा होता है और बाहरी दुनिया के शोर से कम प्रभावित होता है। एक तरह से दिन के लिए अपनी मंशा तय करना। एग्जैक्टली। ठीक है, सुबह 3 बार मंशा तय कर ली, फिर दोपहर में 6 बार लिखने का क्या तर्क है? क्या ये एक तरह का रिमाइंडर है? आप इसे एक बूस्टर डोज कह सकते हैं। बूस्टर डोज? हाँ। दिन के बीच में जब हम काम और तनाव में उलझ जाते हैं, तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटक सकता है ना? बिल्कुल। तो दोपहर में 6 बार उसी एफर्मेशन को लिखने का मकसद अपनी ऊर्जा को दोबारा उस लक्ष्य पर केंद्रित करना है। ये उस सुबह के इरादे को मजबूत करने का तरीका है। और रात को 9 बार लिखना, ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। सोने से ठीक पहले लिखने का कोई खास मनोवैज्ञानिक कारण बताया गया है? क्या इसका मकसद सीधे सीधे हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करना है? बिल्कुल, यही इसका सबसे गहरा हिस्सा है। सोने से ठीक पहले हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, थक कर शांत होने लगता है और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय और ग्रहणशील होता है। ओके। तो रात में 9 बार लिखने का उद्देश्य उस विचार और भावना को सीधे अपने अवचेतन मन में डालना है, ताकि वो रात भर उस पर काम करता रहे। ऐसा माना जाता है कि नींद में हमारा मन समाधान ढूंढता है, नए रास्ते बनाता है।
तो आप एक तरह से अपने अवचेतन मन को रात भर के लिए एक काम सौंप कर सो रहे हैं। बिल्कुल सही। स्रोत में विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने पर भी बहुत जोर दिया गया है। ये सिर्फ लिखने की एक मैकेनिकल क्रिया नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए विजुअलाइज करना मुश्किल हो सकता है। क्या स्रोत इस बारे में कोई सलाह देता है कि इसे और असरदार कैसे बनाया जाए? हाँ, और ये बहुत जरूरी बिंदु है। स्रोत कहता है कि बिना भावना के लिखे गए शब्द खोखले हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ एक तस्वीर देखना नहीं है, बल्कि उस अनुभव को जीना है। जीना है। हाँ, इसके लिए सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सिर्फ ये ना सोचें कि आपको एक नई कार मिल गई है, बल्कि महसूस करें कि आप उस कार की सीट पर बैठे हैं, नए लेदर की गंध को महसूस करें, इंजन की आवाज सुनें। और उस कार को चलाते हुए जो आजादी और खुशी महसूस हो रही है, उसे अपने अंदर महसूस करें। बिल्कुल। आपके आसपास के लोग आपको बधाई दे रहे हैं, उनकी आवाजें सुने। ये जितना वास्तविक और भावनात्मक होगा, आपके अवचेतन मन पर इसका असर उतना ही गहरा होगा। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन प्रैक्टिस लगती है। क्या इसमें कोई क्या करें और क्या न करें वाले नियम भी बताए गए हैं? कोई ऐसी गलतियां जिनसे बचना चाहिए? बिल्कुल, कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। पहला, जैसा मैंने कहा, एक समर्पित नोटबुक रखें। ये उस प्रक्रिया को एक सम्मान देता है। दूसरा, हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। मैं कर्ज में नहीं रहना चाहता की जगह लिखें, मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अवचेतन मन नहीं को प्रोसेस नहीं करता, वो सीधे कर्ज शब्द पर ध्यान केंद्रित कर लेता है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बात है। और एक नियम जो मुझे सबसे ज्यादा विरोधाभासी लेकिन महत्वपूर्ण लगता है, वो है लेट गो करना, मतलब चिंता छोड़ देना। एक तरफ आप इतनी शिद्दत से किसी चीज पर ध्यान लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि परिणाम की चिंता छोड़ दो। इस संतुलन को कैसे समझाया गया है? ये इस प्रक्रिया का शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। स्रोत इसे केंद्रित प्रयास और समर्पण के संतुलन के रूप में समझाता है। केंद्रित प्रयास और समर्पण। हाँ, लिखने, महसूस करने और कल्पना करने की प्रक्रिया आपका केंद्रित प्रयास है, ये आपका काम है। लेकिन ये कैसे होगा, कब होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। जब आप लगातार चिंता करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत भेजते हैं कि आपको उस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। लेट गो करने का मतलब है कि आपने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से अपना काम कर दिया है और अब आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं कि वो अपना काम करेगा। ये एक तरह की साझेदारी है। तो आज हमने स्रोत के आधार पर 369 मैनिफेस्टेशन तकनीक की गहराई से पड़ताल की। हमने इसके पीछे के दर्शन, अंकों के रहस्य और इसे करने के सटीक दैनिक कदमों को समझा। तो कुल मिलाकर ये तकनीक 3 चीजों का एक दमदार कॉम्बिनेशन है। आपका पक्का इरादा, उसे महसूस करने की आपकी भावनात्मक क्षमता और इस काम को लगातार दोहराने का अनुशासन। यहाँ आकर्षक बात यह है कि कैसे एक व्यवस्थित ढांचा जैसे 369 का नियम किसी के विचारों और भावनाओं को एक लक्ष्य के साथ सीध में लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक टूल की तरह। हाँ, ये सिर्फ इच्छा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस इच्छा को अपनी दिनचर्या, अपनी ऊर्जा और अपने अवचेतन का हिस्सा बनाने के बारे में है। ये ध्यान को एक दिशा देने की कला है। स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है कि हमारे मन में एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। जी हाँ, ज्यादातर बेतरतीब और दोहराव वाले। ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है इस 369 तकनीक से भी परे। सोचिए क्या हो सकता है अगर कोई इंसान अपने उन हजारों दैनिक विचारों में से सिर्फ 100 विचारों के प्रति भी जागरूक हो जाए और उन्हें धीरे धीरे एक बेहतर, ज्यादा रचनात्मक दिशा में मोड़ना सीख ले। शायद असली जादू किसी एक तकनीक में नहीं, बल्कि विचारों की उस निरंतर बहती धारा को होशपूर्वक दिशा देने की क्षमता में ही छिपा है।